Welcome all the viewers. बीटी एक्ट के ऊपर जो लेक्चर चल रहा था उसका अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। आज आगे की कड़ी में ये लैंड लॉज के संबंध में 24वां लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर में बटाईदारी के बारे में बताए थे और प्रोटेक्टेड टेनेंट के बारे में बताए थे। जो चैप्टर 7 ए बी और सेक्शन 49 तक समाप्त हो गया था। सेक्शन 49 में ABCD से लेकर S तक प्रोविजन के बारे में जो मुख्य बातें हैं उस सभी बातों की जानकारी दे दी गई थी। और उसी क्रम में जैसा कि पहले सूचित किया जा चुका है, बहुत सारे प्रश्न भी आते रहते हैं। तो व्याख्यान के बाद अंत में उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया जा रहा है। पिछले लेक्चर में भी अंत में प्रश्नोत्तरी ही है। जिनका प्रश्न आया है और उस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो दिया जा चुका है और दोबारा उसमें किन्हीं के द्वारा कोई शंका समाधान नहीं किया गया है। इससे मैं ये समझता हूं कि जो भी प्रश्न दिया गया है उससे वो संतुष्ट है। यहाँ पर मैं ये कह देना चाहता हूं कि कुछ लोग जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न में अस्पष्टतः प्रश्न नहीं किया गया है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं और कितने शब्दों में कैसे कह सकते हैं, इसमें थोड़ी कमी है। इसलिए आगे से जो प्रश्नकर्ता प्रश्न करेंगे वो किस पृष्ठभूमि में और किस बात के लिए प्रश्न कर रहे हैं वो पढ़ करके समझ में आ जाना चाहिए। आप हिंदी लिखिए या अंग्रेजी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या उर्दू स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए, उर्दू अल्फाज भी आप इस्तेमाल करेंगे, अरबी फारसी अल्फाज भी इस्तेमाल करेंगे और देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो उसका भी जवाब हम देंगे। तो बीटी एक्ट के आज छोटे से लेक्चर में इतना ही कहना चाहेंगे कि इसके बाद का जो प्रोविजन है, जैसे कि चैप्टर 7B जो है बीटी एक्ट का, ये कहता है सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड उसको कहते थे जिसमें कि कोई उपज नहीं होती थी, जिसका कोई उपयोग नहीं होता था। वो जितना भी लैंड उस तरह का होता था सब जमींदार के कंट्रोल में होता था और जमींदार का ही माना जाता था। तो उसको सेटल करने का राइट जमींदार को था, तो उसका प्रावधान बनाया गया है। और अगर कोई सेटलमेंट में कोई गड़बड़ी हो, उसका कोई शर्त का उल्लंघन हो, तो उस सेटलमेंट को कैंसिल करने का भी अधिकार दिया गया है और उसका व्यवस्था किया गया है। तो अब तो जमींदार रहे नहीं, तो आज भी अगर कहीं किसी इलाके में वैसा वेस्ट लैंड है तो जमींदार के जगह पर आज बिहार सरकार हो गई। तो समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अब जमींदार के जगह पर बिहार सरकार ही जमींदार है, तो बिहार सरकार उस वेस्ट लैंड को बंदोबस्त कर सकती है। अगर वेस्ट लैंड है और अब तक उसमें खेती नहीं हो रही है और कोई ऐसा मेहनत कश इंसान उस जमीन को लेके खेती कर सकता है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो जंगल को नदी को खेती के लायक बना दिया, वेस्टलैंड को खेती के लायक बना दिया, पथरीला जमीन को खेती लायक के बना दिया मेहनत करके। तो ये किया जा सकता है। कानून में ये अधिकार पहले जमींदार को था जमींदारी पीरियड में, उसी के लिए चैप्टर 7 में सेक्शन 49 और 49S बनाया गया था सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड के लिए। तो आज भी अगर है कोई वेस्टलैंड कहीं भी तो सरकार उसको किसी रैयत को बंदोबस्त कर सकती है, खेती के लिए भी या अन्य उद्देश्य के लिए भी, मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए या और किसी प्रकार के अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जा सकता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। उस समय का क्या प्रोविजन है अभी
उसकी कोई प्रसन्नता नहीं है कि जमींदार लोग कैसे करते थे, क्या करते थे, और ना आज उसके संबंध में कोई प्रश्न खड़ा होता है। वेस्टलैंड के संबंधित कोई विवाद न्यायालय में भी नहीं आता। उसके बाद जो प्रोविजन बीटी एक्ट में बनाया गया था चैप्टर 8 में, वो जनरल प्रोविजन था, वो था लगान से संबंधित। कितना लगान लगेगा, कैसे लगान क्या होगा, काइन में लगान क्या होगा, वो लगान कैसे वसूल होगा, अगर बकाया हो गया है लगान का तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस रेंट होगा तो उसका क्या प्रोसीज्योर है, लैंडलॉर्ड अगर ज्यादा लगान मांग रहा है तो रैयत को क्या अधिकार है, ये सब चैप्टर 8 में जनरल प्रोविजन एज टू रेंट में सारा बनाया गया है। और कब है जो लगान बंद हो जाएगा, ये सब का प्रावधान रहेगा। क्योंकि उसमें आप देखिएगा उस चैप्टर में एक प्रावधान है, एलुवियल एंड डिलुवियल, दो शब्द है। अगर जमीन नदी में या झील में या समुद्र में डूब जाती है स्वतः प्राकृतिक कारणों से, तो उसको आम बोलचाल की भाषा में गंग शिकस्त कहते हैं। और अगर डूबी हुई जमीन फिर से उभर कर बाहर आ जाती है तो उसको गंग बरार कहते हैं। तो इसके लिए पहले कोई कानून नहीं था, रेगुलेशंस थे, और उस रेगुलेशन के हिसाब से इसके बारे में प्रावधान बनाया गया था। बाद में जब बीटी एक्ट बना 1885 में, तो उसके बारे में यहाँ बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं बनाया गया, चूंकि उसके लिए एक अलुवियल एंड डिलुवियल एक्ट अलग बन गया है। तो लैंड लॉ का बीटी एक्ट के बाद वाला लेक्चर में उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी रेफरेंस इसलिए बता रहे हैं कि वैसे जमीन के रेंट के संबंध में क्या होगा। अगर एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और उसका 5 एकड़ जमीन नदी में डूब गया, तो जमींदार उस समय जो प्रावधान था बीटी एक्ट में इस चैप्टर में जो बनाया गया, जब तक जमीन पानी के अंदर डूबा रहेगा तो खेती कार्य नहीं होगा, और जब खेती कार्य नहीं होगा तो जमींदार को लगान लेने का अधिकार नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं अवेटमेंट ऑफ रेंट। अवेटमेंट का मतलब हुआ उपशमन, ठेठ भाषा में मोटे तौर पर समझ सकते हैं मर जाना, यानी कि लगान मर गया। लगान मर गया तो लगान लेगा कैसे, लैंडलॉर्ड लेगा, जब तक वो डूबा रहेगा लगान नहीं लेगा। और अगर फिर जमीन वापस आ गया और फिर उसमें खेती होने लगी तो लगान लेगा। तो उसके लिए अलग से कानून है, और डिलीवियन एंड एलुवियल एक्ट में है कि उसमें कलेक्टर को अधिकार दिया गया है हर 10 साल पर उसका सर्वे करेगा और देखेगा कि कितना डूबा, कितना निकला, कितना का लगान लगेगा नहीं लगेगा। अभी हाल की एक घटना है, एक आश्रम है, पिछले लेक्चर में भी हम थोड़ा सा बताए थे, बक्सर में, जो कलेक्टर महोदय को नहीं समझ में आ रहा था कि लगान आश्रम को गिफ्ट में मिला था, और जो रैयत था उसकी भूमि पहले खेती होती थी और डुमराव महाराज का जमीन था। जब वो निकल गया तो उसमें से कुछ जमीन खेती के लायक हो गया, कुछ जमीन में थोड़ा थोड़ा पानी था। तो नया नया जो जमीन निकलता था उसके रिकॉर्ड में वहां हमने वेरीफाई किया, देखा उसमें नव बरार लिखा हुआ है। तो नव बरार का मतलब अभी नया नया तुरंत निकला है। और कहीं पर लिखा हुआ था पंचट, और कहीं पर लिखा हुआ था बालू ढाही। तो ये सब किसी खास लोकेशन में, किसी खास परिस्थिति में सब वर्ड यूज किया गया है, और डॉक्यूमेंट्स में भी मिलता है। तो जिसके बारे में लोगों को नहीं जानकारी होती तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उस केस में संयोगवश और दुर्भाग्यवश बक्सर जिला में जितने भी अधिवक्ता महोदय से आश्रम के जो महात्मा जी हैं उन्होंने संपर्क किया, उसके अलावा आरा में संपर्क किया उन्होंने, हाईकोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं से संपर्क किया, और समस्तीपुर के एक अधिवक्ता से उन्होंने अर्जी भी बना के सरकार के खिलाफ लाया था। तमाम गतिविधियों के बाद जब उनको सही नहीं लगा तो अंततोगत्वा हाईकोर्ट के किसी वकील के थ्रू मेरे पास आए, उनका सारा पेपर्स मैंने एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद हमने
उनको ओपिनियन दिया। ओपिनियन देने के बाद फिर क्या प्रॉपर रेमेडी होगा वैसा एप्लीकेशन हमने कलेक्टर के नाम से दिया। वो मिसलेनियस केस रजिस्टर होके इंक्वायरी वगैरह हुई। जब फाइनल ऑर्डर के समय और कलेक्टर साहब ने कुछ प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का उत्तर स्थानीय अधिवक्ता महोदय ने नहीं दिया, तो फिर मेरे पास महात्मा जी आए, तो मैंने लिखित उत्तर उस प्रश्न का दिया। और अभी कुछ दिन पहले हमको सूचना मिली है, महात्मा जी ने दूरभाष से हमको खबर किया कि कलेक्टर साहब समझ गए, आपने जो कानून की किताब दी थी और जो लिख करके दिया था उसके हिसाब से रसीद कट गई, आश्रम के नाम से रसीद कट गई। क्योंकि बहुत दिन तक वो जमीन गंगा में डूबा रहा। गंगा के दक्षिणी किनारे पर वो जमीन है। राजा पाकर ये राज करके कुछ ऐसा ही गांव है, बक्सर का इलाका है जहाँ का वो है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर जमीन में थोड़ा सा पानी है, दिखता है जमीन दिखता है 1 इंच 2 इंच 3 इंच पानी है, तो चूंकि बालू है, नदी से तुरंत निकला है, तो पानी जल्दी नहीं सूखता है, तो उसमें तो कोई फसल हो नहीं सकता है। तो उस जमीन को सर्वे के अथॉरिटी जो वहाँ पर हर 10 साल में होता है, डिसेनियल सर्वे जिसको कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है। उस सर्वे करने का आदेश देने का अधिकार कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को होता है। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में वो लिखा हुआ, उसका भी एक रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार होता है, खतिया। तो उसके बारे में फिर अगला चैप्टर जो आएगा बीटी एक्ट का सर्वे के ऊपर, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के तारीख में वो बर्निंग उसकी आवश्यकता है, हर आदमी को उसके जानने की जरूरत है, क्या क्या प्रावधान है। तो पंचट लिखा हुआ था। तो पंचट का मतलब हुआ कि अभी पानी पूरा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पानी है। तनऊ गंग बरार है, अन गंग शिकस्त है, वो तीसरी स्थिति बन जाती है, जिसमें कि जमीन दिख रहा है लेकिन थोड़ा पानी रहने की वजह से उसका उपयोग कृषि में नहीं हो सकता। और नव बरार मतलब जो अभी तुरंत तुरंत बाहर निकला है नया नया, तो उसको लोग अलग से गंग बरार भी लिख सकता था, लेकिन उसको अलग से लिखा नव बरार, मतलब नया बरार, नया निकला हुआ उभरा हुआ। और कुछ जगह ऐसा लिखा कि जहां बालू का ढेर था या ऊंचा चौड़ा अलंग जिसको बोलते हैं, आल से बड़ा जो होता है वो अलंग कहलाता है, कहीं कहीं अलंग उसको बोलते हैं। तो वो बालू का ढेर समझिए, वो धीरे 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 करके नीचे गिरते गया और प्लेन होते गया, और उससे खेत के रूप में परिवर्तित होकर उसको किसान लोग उपयोग में करने लगे। तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट में यूज किया गया है वर्ड बालू ढाही, माने बालू ढा करके बन गया, खेत समतल हो गया। तो जब तक किसान खेती करते रहा लगान लेने का अधिकार था, और जब खेती समाप्त हो गया, चूंकि पानी में जमीन चला गया, तो लगान लेने का राइट जो था लैंडलॉर्ड को वो समाप्त हो गया। कारण कि बीटी एक्ट में प्रावधान बना दिया गया अवेटमेंट ऑफ रेंट का। ये इसलिए यहाँ पर बना दिया गया कि वहाँ भी इस तरह का पहले के पुराने रेगुलेशन में था और एक्ट में प्रावधान था, उसको देखते हुए यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया। और जब फिर चालू हो जाएगा, बाहर आने के बाद खेती काज शुरू हो जाएगा, तो फिर लगान लगने लगेगा। तो इस तरह का फिर लैंडलॉर्ड लोग उसका अकाउंट रखेगा। और अगर लैंडलॉर्ड को टाइम पर नहीं देता है, बकाया हो गया रेंट का, तो उसके लिए वो रेंट सूट फाइल कर सकता है। अगर जहाँ पर भावली है यानी कि बटाई है, प्रोड्यूस रेंट जहाँ लगता है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजन होगा, ये सब हो गया। और अगर कुछ सेस लग गया या कुछ नाजायज सेस लगा दिया गया उससे संबंधित, तो आज के तारीख में इस चैप्टर में जितना भी प्रावधान है उस सेक्शन 49R से लेके सेक्शन 75 बीटी एक्ट का, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है और ना आज वो प्रासंगिक है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चैप्टर 9 जो आता है, वो चैप्टर 9 में मिसलेनियस प्रोविजन है। वो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का एक रिश्ता हो गया, मकान मालिक का और किराएदार का जैसे होता है। तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का रिश्ता क्या है कि लैंडलॉर्ड की ही सारी जमीन है और टेनेंट उसको जोत रहा है और उसके एवज में लगान दे रहा है, तो एक रिलेशन कायम हो गया। इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। इट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर टेनेंसी,
कृषि कार्य के लिए। अगर नॉन एग्रीकल्चर के लिए है तो उसके लिए अलग एक्ट है, जैसा पहले बता चुके हैं कि अगर अर्बन एरिया में है तो यहाँ पर से बिहार में बिहार बिल्डिंग लीज रेंट एंड एविक्शन कंट्रोल एक्ट होता है, इसको शॉर्ट में बीवीसी एक्ट बोलते हैं। उसी के अंदर किराया देना, किराया लेना, उससे संबंधित सारा कानून है, किराएदार को खाली कराना, जिसमें एविक्शन सूट होता है। और ये एग्रीकल्चर टेनेंसी जो है, ये एग्रीकल्चर टेनेंसी राइट्स जो है बीटी एक्ट के अंदर होता है और टीपी एक्ट का प्रोविजन इसमें लागू होता है। तो टेनेंसी तो क्रिएट हो गया बीटी एक्ट के अंदर, लेकिन ये जो टेनेंसी एग्रीकल्चर टेनेंसी हुआ उसके लिए एक तरह का ये लीज हो गया, और लीज से संबंधित प्रावधान टीपी एक्ट में है। तो जहाँ पर केसेस वगैरह होता है टेनेंट का और फिक्स टर्म ऑफ लीज है या पीरियोडिकल लीज है, उसका सारा प्रावधान टीपी एक्ट में भी दिया हुआ है। तो दोनों का प्रावधान लागू होता है। तो चैप्टर 9 में मिसलेनियस प्रोविजन एज टू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दिया हुआ। तो उसमें सबसे पहला प्रोविजन है इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है? इम्प्रूवमेंट कौन करेगा? और इम्प्रूवमेंट अगर होता है तो लैंडलॉर्ड की क्या लायबिलिटी है, टेनेंट की क्या लायबिलिटी है, और रैयत अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करता है तो लैंडलॉर्ड उसमें क्या कर सकता है। ये सब सारा चीज है जो आज के तारीख में ये प्रैक्टिस में नहीं है। पहले लैंडलॉर्ड जो है रैयत के फायदे के लिए अपने जमींदारी क्षेत्र में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के काम करते थे। जैसे जहाँ पर अगर फ्लड से नुकसान हो रहा है, बारिश के पानी से नुकसान आता है, इम्बैंकमेंट बांध बनवाना ताकि पानी रुक जाए। जहाँ बरसात में पानी जमा करने का प्रावधान है, बड़ा आहर पोखर अगर है उसमें कैसे पानी स्टोर होगा, तो उसका या तो निर्माण करना, उसको खुदाई करना, हर साल सिल्ट आ जाता है तो उसको साफ करके पानी इतना स्टोर करना कि अगर बरसात ठीक से नहीं हो तो खेती हो सकती है। ये सब काम उसको बोलते हैं मिट्टी गलमदाजी, ये सब जमींदार के जिम्मे था। उसके अलावे अगर कोई लीज पर दिया और ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको फिर सब लीज दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये सब का प्रावधान बनाया गया। और उसके साथ साथ मिसलेनियस प्रोविजन में ही बनाया गया सरेंडर एंड अबेंडनमेंट, दो प्रोविजन बनाया गया जो इंपॉर्टेंट है, जो आज के तारीख में अगर सिविल कोर्ट में मुकदमा है और बहुत सा मामला आता है, कई बार इस पर प्रश्न पूछा गया है तो हम बता भी चुके हैं कि ये एक रैयत है, उसके नाम से खतियान बना हुआ है, यानी कि ये रैयत की जमीन है, उसको रैयती राइट है, और जमींदार ने उसके रैयती राइट को बाद में खतियान मान लिया कि 1910 में बना, और उसी जमीन को 1940 में जमींदार ने दूसरे व्यक्ति को सेटल कर दिया। तो प्रश्न आज उठता है कि कैसे सेटल करेगा, नाजायज है। और वो जो ए रैयत है उसका बेटा पोता परपोता आज सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देता है कि गलत है, उनको सेटलमेंट का गलत है, उनका हुक्मनामा गलत है। इस तरह का सूट उस समय होता था, या पुराना सूट अपील, सेकेंड अपील के स्टेज में ये सब क्वेश्चन आज भी आता है। तो उसमें प्रावधान था कि कोई रैयत मकान मालिक को अपना जमीन सरेंडर कर सकता है, कारण कुछ भी हो। और दूसरा है कि चुपके से छोड़ छाड़ के भाग जाता था, उसको अबेंडनमेंट बोलते थे। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है, पहले उसका जवाब दे चुके हैं। रैयत के कॉलम में लिखा हुआ है फरार, फरार का माने एब्सकॉन्ड करना, भाग जाना। तो फर्क कानून के अंदर जो फर्क है वो समझना चाहिए, हर विधि व्यवसाय से जुड़े अधिवक्ताओं को और जजेस को भी समझना चाहिए, और आम जनता के लिए भी ये जानना जरूरी है। अगर ऐसा मामला उनके केस में होता है तभी उनको इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये जनरल व्यक्ति को उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जानना कि सरेंडर और अबेंडनमेंट में क्या फ़र्क है। लेकिन विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों को ही जानना जरूरी है। सरेंडर जब भी होगा तो नॉलेज लैंडलॉर्ड को होना चाहिए, यानी कि सरेंडर डायरेक्ट जाके टेनेंट लैंडलॉर्ड के जानकारी में उसको सुपुर्द कर देगा कि अब हम ये जमीन नहीं जोतेंगे, आप अपना जमीन रखिए, हम जा रहे हैं। अगर रेंट बकाया है तो कह सकता है कि हमारे पास उतना औकात नहीं है, हम रेंट नहीं दे सकते हैं। बहुत सा कारण हो सकता है, उसमें मुख्य कारण है कि मारा हो गया, यानी कि अकाल पड़ गया, ड्राउट हो गया, पैदावार नहीं हुआ,
हमारी हमारी हालत ठीक नहीं है, हम आगे कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं ज़मीन को, हमको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाए, हम आपको सुपुर्द कर देते हैं, आप जो चाहे ज़मीन को करें। तो वो ज़मीन जैसे ही लैंडलॉर्ड अपने ले लेगा कब्जा में, और अगर वो खुद जोतने लगा तो बकास्त के कैटेगरी में होगा, जो बकास्त के लेक्चर में हम डिटेल में बता चुके हैं। दूसरा तरीका है, अगर लैंडलॉर्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो टेनेंट है जो कोर्ट के थ्रू भी सरेंडर कर सकता है, वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके और नोटिस करवा के सरेंडर करके लायबिलिटी से मुक्त हो सकता है, ये प्रावधान था। और दूसरा, अगर चुपके से चला गया छोड़ करके तो अबेंडनमेंट का प्रावधान जो था उसमें लैंडलॉर्ड लेकर के फिर वो किसी रैयत को सेटल कर सकता है। इसी में ये सब गड़बड़ी देखने को मिलती है कि जमीन ए का है और जमींदार ने बी को बाद में सेटल कर दिया, तो सेटलमेंट भी वैलिड है, क्योंकि उस लैंड का नेचर एंड कैरेक्टर राइटी से बकास्त बदल गया, यानी कि वो लैंडलॉर्ड का ही हो गया। तो ये सब था। दूसरा है कि अगर रैयत के परिवार में बंटवारा हो गया, डिवीजन हो गया टेनेंसी का, तो डिवीजन हो गया तो वो लैंडलॉर्ड उसको मानेगा कि नहीं मानेगा, और मानेगा तो कब मानेगा, और अगर मानेगा तो क्या कंसिक्वेंस होगा। तो जैसे कि एक रैयत है, उसको 2 बेटा है, 10 बीघा जमीन था, 5-5 बीघा बांट दिया, तब जो 5 बीघा जोत रहा है वो 5 बीघा का ही रेंट देगा। अब वो जाके कहेगा लैंडलॉर्ड के हमको 5 बीघा का रेंट ले लीजिए, तो कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं करेगा। तो उसके लिए लैंडलॉर्ड लोग पार्टीशन होता है या कोई सेल होता है या गिफ्ट होता है, तो लैंडलॉर्ड अपने यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए लैंडलॉर्ड रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे। अगर गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से हो रहा है तो लैंडलॉर्ड का जो रजिस्ट्रेशन फीस होता था वो अलग से कट जाता था, उसी में बाद में वो लैंडलॉर्ड को मिल जाता था। तो जब तक लैंडलॉर्ड कुछ पैसा नहीं लेता था तो उस ट्रांसफर को या डिवीजन को, पार्टीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो उसके लिए कुछ फिक्स किया था, अपना अपना अलग अलग नियम कानून बनाया था। तो उसके बारे में भी इसी मिसलेनियस प्रोविजन में दिया हुआ है कि आप जब बंटवारा हो जाएगा तो उसको आम भाषा में बोलते थे लग्गित का बंटवारा। जैसे आज सीओ करता है, जो म्यूटेशन, बाप मर गया, 2 भाई, बेटा को छोड़ के 2 भाई बंटवारा करके सीओ को कहता है कि हमारा अलग अलग म्यूटेशन कर दिया जाए, पिता का नाम हटा करके मेरा नाम दोनों भाई का जोड़ दिया जाए। तो ये काम पहले जमींदार के यहाँ ही होता था, वही उसको लग्गित में नाम दर्ज करना, दाखिल खारिज, ये लग्गित और जमाबंदी और दाखिल खारिज सब जमींदारी के समय से ही चला रहा, और उसी को बिहार सरकार में भी अडॉप्ट किया। तो रेंट का भी बंटवारा हो गया, जमीन का बंटवारा होता नेचुरली, रेंट का बंटवारा, तो रेंट का बंटवारा कौन करेगा, तो रेंट का बंटवारा तो जमींदार ही करेगा। कि अब ए लेता था, एक ए देता था, रैयत है, ए से लैंडलॉर्ड लेता था, अब ए नहीं है, मर गया, उसका बेटा बी और सी है, तो आधा बी से लेगा, आधा सी से लेगा। जब तक के उसके रिकॉर्ड में आधा आधा नहीं होगा तब तो उसका जो इम्प्लाई है ए से लेते आ रहा है तो कहेगा जो आवेगा हम उससे पूरा लेंगे, आधा क्यों लेंगे। ये सब प्रावधान था। तो आज के बारे में तो इस है सेम प्रोविजन आज भी है, उसका स्वरूप बदल गया है, व्यक्ति बदल गया है, लेकिन तरीका तो ही। अगर आपको देना है तो पूरा दीजिए, और नहीं तो अपना, अगर आपको अलग से आधा का देना है तो पहले दाखिल खारिज करवाइए, तब मिलेगा। दूसरा था कि लैंडलॉर्ड, जब ये बीटी एक्ट नहीं आया था उसके पहले बता चुके हैं कि लैंडलॉर्ड जब मन होता था भगा देता था, क्योंकि उस समय जो रैयत होता था टेनेंट एट विल होता था। और जब ये आ गया तो इजेक्टमेंट, अगर लैंडलॉर्ड चाहे सरेंडर एंड एबंडमेंट, तो ये दोनों तो था रैयत का अधिकार कि हम सरेंडर कैसे करें और छोड़ के भाग जाए। लैंडलॉर्ड को भी अधिकार था कि किस रैयत को कब हम जमीन से बेदखल कर दें। तो वो लैंडलॉर्ड भी सूट फाइल करता था, और उसको एक ही अधिकार था सूट फाइल करने का, एरियर्स ऑफ रेंट में। वो रेंट वसूली के लिए भी कर सकता था और इजेक्टमेंट के लिए करता था। वो पहले के प्रोविजन में बता चुके हैं, सेक्शन 25 में वो इजेक्टमेंट सूट लाता था। तो इस मिसलेनियस प्रोविजन में जो बनाया गया, इस चैप्टर 9 में लिखा गया कि लैंडलॉर्ड जो है कोई भी रैयत को बाई फोर्स इजेक्ट नहीं कर सकता, यानी भगा नहीं सकता, खाली नहीं करा सकता है, जमीन से बेदखल नहीं कर सकता, जब तक वो कोर्ट का डिक्री नहीं लेगा।
तो इसीलिए ये सेक्शन जो है सेक्शन 89 इंपॉर्टेंट था, ये रैयत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता था। तो ये प्रोविजन आज के तारीख में है, लेकिन सरकार इसको यूटिलाइज नहीं करती है। सरकार किसी भी रैयत को खाली कराने के लिए नोटिस नहीं देती है कि तुम किराया नहीं दियो, रेंट लगान नहीं दियो तो तुम खाली करो, और नहीं करोगे तो हम कोर्ट में केस करेंगे, क्योंकि सरकार के पास तो कल्टीवेशन का कुछ है नहीं। और ये प्रोविजन है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अब सरकार इसको अडॉप्ट नहीं करती है और न इसको अमल में लाती है, और जैसे रैयत जोत रहा है जैयत रोते रहता। दूसरा था मेजरमेंट का भी पावर था लैंडलॉर्ड को। जब चाहे कोई बाउंड्री का झगड़ा हो गया तो लैंडलॉर्ड मेजर करवा सकता था, या सिविल कोर्ट में जाकर के वो डिमार्केशन के लिए भी करवा सकता था। ये सब प्रावधान था। दूसरा था कि अगर दो या दो से अधिक लैंडलॉर्ड हैं एक साथ किसी तौजी में, और आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया मैनेजमेंट से संबंधित, तो उसके लिए भी मैनेज करने के लिए भी मैनेजर वगैरह का बहाल करने का उस समय प्रावधान था, और उसके हिसाब से वो आगे अपना कार्रवाई कर सकता था। ये सब प्रावधान जो है सब पुराना प्रावधान है, और उसका आज के तारीख में कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं। तो इस पर अब ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इससे संबंधित मिलेगा या आएगा, या कोई केस में मैटर पेंडिंग होगा और प्रश्न करेंगे, तो फिर उसको हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज ये चैप्टर बीटी एक्ट का जनरल प्रोविजन का कंटिन्यूएशन में एक चैप्टर मिसलेनियस वाला और रेंट वाला समाप्त हो गया। इसमें एक तरह से 3 चैप्टर समाप्त हो गया, और अब मेन चैप्टर आएगा चैप्टर 10, जो अगले लेक्चर में बताएंगे, जिसमें सर्वे के बारे में। संभवतः उसमें 2 या 3 लेक्चर भी हो सकता है और क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है। अब लास्ट में हम जो क्वेश्चन इस बीच में जो गैप हुआ कई दिनों का, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उस सब क्वेश्चंस का हम 1 बाय 1 आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सैयद अहसन का। इन्होंने पूछा है रजिस्टर डी कंबाइंड विथ रजिस्टर ए क्या होता है। तो आपको बता चुके हैं पहले कि रजिस्टर डी जो होता है लैंडलॉर्ड का खाता समझ सकते हैं। रजिस्टर डी में किसी एक पर्टिकुलर तौजी में कौन लैंडलॉर्ड है, उस लैंडलॉर्ड का नाम रहता है, और उस तौजी में टोटल कितना इंटरेस्ट है लैंडलॉर्ड का। 16 आना का वो लैंडलॉर्ड है, या उसमें 1 आना 2 आना 4 आना 1 पैसा 2 पैसा है, कितना शेयर है वो लिखा रहता है। और रजिस्टर ए में एरिया भी रहता है, तौजी भी रहता है, और रेंट भी रहता है, लैंडलॉर्ड का नाम भी रहता है, और कब कब म्यूटेशन हुआ उसका जिक्र रहता है। और दोनों को कंबाइंड रजिस्टर मिलाने से दोनों का उसमें पूरा डिटेल रहता है। इसलिए अगर लैंडलॉर्ड के संबंध में कोई जानकारी उस समय की वस्तुस्थिति के बारे में जानना हो तो रजिस्टर डी कंबाइंड विथ रजिस्टर ए। सर्वे के टाइम में जो रूल्स बने थे, बंगाल सर्वे एक्ट और बीटी एक्ट के अलावे टेक्निकल रूल्स थे, उस सब में कई तरह के रजिस्टर को बनाने का प्रावधान था। तो उसी में रजिस्टर अलग अलग जमींदारों के लिए बना। एक रजिस्टर डी बना, एक रजिस्टर ए बना, एक खेवट रजिस्टर बना, एक तेरीज रजिस्टर बना। इस तरह से अलग अलग रजिस्टर बना। तो आज के तारीख में रजिस्टर डी और रजिस्टर ए का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये पुराना रिकॉर्ड है। अगर किसी मुकदमा में कोई कंट्रोवर्सी हुआ कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि हम 1943 में राम प्रसाद जमींदार से बंदोबस्ती लिए, तो इसको साबित करने के लिए 1943 में राम प्रसाद जमींदार था और इस तौजी में उसको इतना शेयर था, ये दिखाने के लिए वो रजिस्टर डी का या रजिस्टर डी कंबाइंड विथ ए का नकल लेकर के दिखा सकता है, या खेवट रजिस्टर से वो साबित कर सकता है कि उस समय वो जमींदार थे। लेकिन अगर जमींदारी का भी जैसे जमीन के तरफ से खरीद बिक्री होता था, तो खरीद ओरिजिनल जमींदार था कि बाद में खरीदा,
या उसको गिफ्ट से मिला, जैसे रियल प्रॉपर्टी का होता था, वैसे एक जमींदारी राइट जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी राइट या हकीयत मिल्कियत, तो उसका भी खरीद बिक्री होता था, या मर गया तो उसका इनहेरिटेंस होता था, वहां भी म्यूटेशन होता था। तो वो अगर सवाल उठता है कि ओरिजिनल था कि ट्रांसफरी था कि उसका एयर्स के रूप में जमींदार बना, इसका अगर कोर्ट में कभी कंट्रोवर्सी हो, विवाद हो किसी केस में, तो कोई व्यक्ति अगर चैलेंज कर रहा है कि नहीं वो व्यक्ति उस समय उस साल जमींदार नहीं था, तो वो भी उसका नकल दिखा सकता है केस के अगले पार्टी के केस को झुठलाने के लिए। तो इसलिए रजिस्टर ए डी का महत्व है, आवश्यकता पड़ने पर। आज के तारीख में उसकी कोई उपयोगिता ऐसे नहीं है। अब एक मुरारी प्रसाद ने लिखा है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, लिविंग लॉर्ड। अब उनका क्या प्रश्न है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अगर हम कुछ अपना अंदाज लगा के कह रहे हैं, हो सकता है कि उनका जो मनसा हो पूछने का वो क्लियर नहीं पूछे हो, तो अंदाज से हम जवाब दे रहे हैं। अगर मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर वो इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो हम फिर दोबारा जवाब देंगे। मेरे हिसाब से जनरली आप लोग बहस सुनते होंगे, देखते होंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, आजकल तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सा जो कोर्ट प्रोसीडिंग वायरल हो रहा है, और दूसरा यूट्यूब से भी कनेक्टेड है। जब से कोरोना काल में जो ऑनलाइन हियरिंग वगैरह का प्रावधान बन गया, वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग का, तो बहुत लोग देख रहे हैं, आम जनता लोग भी देख रही है। तो ज़्यादातर अधिवक्ता लोग बहस के दौरान जब कोर्ट में अपीयर होते हैं तब माई लॉर्ड संबोधन करते हैं या योर लॉर्डशिप संबोधन करते हैं। उस सेंस में इन्होंने कहा हो कि वो लोग लिविंग लॉर्ड हैं। लिविंग लॉर्ड मतलब लॉर्ड का तो माने एक हुआ मालिक, तो मालिक जनरली जमीन के मालिक है, उसको भी लॉर्ड कहते हैं, जिसको लैंड लॉर्ड हम लोग कहते हैं। और एक्चुअल लॉर्ड का माने भगवान, गॉड, है ना। तो जैसे हम लोग तो भगवान और परमात्मा और ब्रह्म जानते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग गॉड को भी लॉर्ड कहते थे। उसी के देखा देखी जो पश्चिमी पढ़ाई का जो छाप पड़ा, उसके शासन का छाप पड़ा, तो हम लोग के यहाँ भी आजकल लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बोलते हैं लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा। वो लॉर्ड नहीं है, वो लॉर्ड, उनका लॉर्ड अलग है, ईसा मसीह। लेकिन मोटे तौर पर ये समझा जाए कि लॉर्ड माने भगवान, जो ऑल माइटी है, गॉड है, वही लॉर्ड है। तो ये तो लिविंग पर्सन है, हमरे आपके ऐसे ही हैं। वो एक खास तरह का ज्ञान प्राप्त किए कानून के अंदर, उसके बाद उनको लाइसेंस मिला वकालत करने का, उसके बाद वो जज बने, उस तरह उनकी बहाली हुई जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से। तब ऐसे स्थिति में वो लिविंग लॉर्ड तो है, मतलब हम लोग लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन वो लिविंग गॉड नहीं है। अगर लॉर्ड से मतलब आपका है कि वो गॉड है, तो गॉड है नहीं, लिविंग लॉर्ड है, एक मानद उपाधि के रूप में आपका। जैसे हम लोग श्रीमान कहते हैं, हुजूर कहते हैं, सर कहते हैं, तो सम्मानजनक शब्द है। लेकिन ये प्रक्रिया जो बनाई हुई है, अंग्रेजों ने कानून बनाया और हम लोग के ऊपर 400 साल तक शासन किया, या 200 साल तक शासन किया कंपनी ने, 200 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो मिला जुला के मोटा मोटी 450 वर्ष होता है। तो वो सिस्टम में मानसिकता आ गई कि हम लोग तो गुलामी के कालखंड में रहे, गुलाम थे, तो गुलाम के लिए तो वो मालिक ही था, भगवान ही था। तो इसलिए हर जगह लॉर्ड लॉर्ड का शब्द फ्रीक्वेंटली यूज होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज़ादी के बाद इस पर ध्यान दिया गया, और बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल से 80 या 75 के बीच का एग्जैक्ट याद नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रिजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि किसी भी वकील को जजेस को एड्रेस करते समय माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप बोलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मना किया गया है कि नहीं बोलना चाहिए। आप श्रीमान कह सकते हैं, हुजूर कह सकते हैं, सर कह सकते हैं, महोदय कह सकते हैं। और बहुत से उच्च न्यायालय में ऐसा हो रहा है। इवन पटना उच्च न्यायालय में भी कुछ अधिवक्ता लोग हैं जो हिंदी में बहस करते हैं और महोदय या श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि
जो वकील काफ़ी दिनों से वकालत कर रहे हैं और माई लॉर्ड बोलने की आदत पड़ गई है, तो वो नहीं चाहते उनके मुंह से माई लॉर्ड निकल रहा है। इसलिए ये बार काउंसिल के रिजोल्यूशन होने के बावजूद भी ये शब्द माई लॉर्ड बोलना समाप्त नहीं हुआ, वो आदत में शुमार हो गया है। एंड हैबिट बिकम्स नेचर ऑफ द पर्सन, कहावत है हैबिट इज सेकेंड नेचर ऑफ ए मैन। दूसरी तरफ जो जजेस माई लॉर्ड सुनते आ रहे हैं, तो माई लॉर्ड सुनने में थोड़ा उनका स्वाभिमान जगता है और लगता है उनको अच्छा। अगर कोई वकील माई लॉर्ड के जगह पर श्रीमान या सर बोलता है, तो उनके दिमाग में तुरंत ये आ जाता है कि वकील हाई कोर्ट के डायरेक्ट प्रैक्टिशनर नहीं, लगता है कि लोअर कोर्ट से आए हैं या नए नए आए। तो ऐसा फील होता है, ऐसा देखने को मिला है। और कभी कभी कोई जज को अनप्लीजेंट लगता है, तो कुछ अनप्लीजेंट रिमार्क भी किया गया। इवन पटना हाईकोर्ट में भी हमने नोटिस किया है कि जज साहब ने तुरंत टोक दिया कि आप लोअर कोर्ट से आए हैं। वो सिर्फ और कुछ नहीं, उन्होंने माई लॉर्ड के जगह पर श्रीमान कहा या सर कहा या योर ऑनर कहा। योर ऑनर तक कहा जा सकता है, जैसा कि लोअर कोर्ट में सभी अधिवक्तागण अगर अंग्रेजी में बहस करते हैं तो मजिस्ट्रेट या जज को योर ऑनर कहते हैं। तो हाई कोर्ट जजेस को माई लॉर्ड नहीं कहा कि योर ऑनर कहा जा सकता है, या बार काउंसिल ने तो यहाँ तक कहा है मिस्टर जस्टिस भी कह सकते हैं। जैसे जजेस लोग वकील साहब को बोलते हैं यस मिस्टर काउंसिल, या तो यस मिस्टर सो एंड सो नाम लेके, तो जज लोग मिस्टर काउंसिल भी कहते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर नाम नहीं जानते हैं तो प्रश्न करते हैं या कन्वर्सेशन होता है तो उस समय। तो इसलिए किस सेंस में मुरारी प्रसाद ने कहा है, और उन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि वो क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, इसलिए और इसके बारे में विशेष बताने की कोई आवश्यकता नहीं। एक प्रश्न आया है प्रवीण कुमार जी का, वो सरफेसी में ऑक्शन होता है और उसके पहले ऑक्शन का क्या प्रावधान था, ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न जो आता है आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। अगर आप विधि व्यवसाय से जुड़े हुए अधिवक्ता हैं तो आप जरूर लिखिए कि हम अधिवक्ता हैं और निम्न न्यायालय या संभव हो तो प्लेस जहां आप अधिवक्ता हैं आप लिखिए, जैसे अधिवक्ता बेगूसराय लिख दीजिए तो हम समझ जाएंगे। या आप लिखिए स्टूडेंट लॉ, कॉलेज का नाम दे दीजिए या स्थान का नाम दे दीजिए तो भी हम समझ जाएंगे। और अगर आप आम जनता हैं तो आपको समझाने में हमको डिफिकल्टी होगी और प्रश्न का लंबा उत्तर देने के बाद भी शायद आप नहीं समझ सके। तो नीलाम होने का प्रावधान सरफेसी एक्ट तो बहुत इधर बाद का आया। सरफेसी एक्ट के पहले बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें नीलाम कराने का प्रावधान है। बिहार में और इंडिया में ऐसे सैकड़ों एक्ट है जिसमें नीलामी का प्रावधान है। तो आपको क्या बताएं, बहुत सारे वकील को भी पता नहीं है कि कहाँ कहाँ एक्ट है। सेल टैक्स एक्ट में भी नीलाम का प्रावधान है, इनकम टैक्स में भी प्रावधान है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट है उसमें भी प्रावधान है, ये आपका पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट है उसमें भी प्रावधान है। लेकिन मेन प्रोसीजर है नीलाम का सिविल सूट वगैरह प्रोसीडिंग में, वो सीपीसी में है। सीपीसी के ऑर्डर 21 में प्रावधान है कि कैसे पहले सेल प्रोपोर्शन निकलेगा, ऑर्डर 21 रूल 56 में, और फिर ऑर्डर 21 रूल 60 में वो नीलाम होगा, सारा प्रावधान है। तो इसलिए ये पूछना कि सरफेसी एक्ट में, सरफेसी एक्ट तो स्पेशल एक्ट बना, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट 93 में बना, उसके बाद सरफेसी एक्ट बना। तो सरफेसी एक्ट में ये पावर दे दिया गया बैंक को ही। बैंक को एक तरह से कह सकते हैं क्वेसी जुडिशियल ऑफिस, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अब उसको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट में जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर कलेक्टर अंडर द एक्ट होते हैं, वो एक फॉर्म है, फॉर्म पर रिक्विजिशन उसको बोलते हैं, उस पर दस्तखत कर दिए तो दैट रिक्विजिशन फॉर्म जब फाइल हुआ तो वो सर्टिफिकेट बन गया, और सर्टिफिकेट इशू हो गया तो एक तरह से एक्सक्यूशन हो गया। यानी कि सिविल कोर्ट में प्लेंट फाइल होगा, डब्ल्यूएस फाइल होगा, इशू बनेगा, गवाही होगी, जिरह होगा, बहस होगा, तब डिग्री बनेगी, तब जाके इजराय होगा एक्सक्यूशन। और पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट में डायरेक्ट रिक्वेशन फाइल हो गया तो किसी सरकारी पदाधिकारी को अधिकार दे दिएगा, या जिस डिपार्टमेंट का है उसके अधिकारी को दे दिया गया, रिक्वेशन भर के दिया तो वो एक तरह का एक्सक्यूशन से ही स्टार्ट हुआ। तो कट शॉर्ट करने के लिए पब्लिक मनी ज्यादा कहीं पर ब्लॉक नहीं रहा, जल्दी रियलाइजेशन हो, इसके लिए ये बनाया गया है। तो उस हिसाब से ये
सरफेसी एक्ट भी बनाया गया कि बैंक को कोर्ट में या डीआरटी में या सिविल कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो बैंक और जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको बोलते हैं ऑथराइज ऑफिसर, एक सीनियर कैटेगरी का ऑफिसर होता है, उसको डिजिग्नेट किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन बैंक निकालती है, उसको अधिकार है कि वो डिक्लेयर कर दे। एक नोटिस सेक्शन 13 में देने का प्रावधान है। वो प्रक्रिया हो गया, नोटिस का जवाब आ गया, उसके बाद पोजेशन नोटिस लेकर के सेल प्रोक्लेमेशन इशू करेगा और उसके बाद सेल करने का बैंक के स्तर से ही अधिकार है। तो इसलिए भी आपका आंसर हो गया। उस तरह से लिखे हैं संजू प्रकाश। संजू प्रकाश ने लिखा है जो बटेदारी में बताए थे 12 साल के कब्जा का, तो क्या एविडेंस होगा कब्जा का, इसके बारे में उनका प्रश्न है। तो कब्जा का एविडेंस कोई भी कोर्ट में दो तरह का ही सबूत होता है। एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कागजी सबूत, और दूसरा मौखिक साक्ष्य, जबानी गवाही जो देते हैं। तो दो में से कोई अवेलेबल है। अगर आपके पास कागज नहीं है तो जबानी गवाही दीजिएगा, यही है उसका, और तो कोई दूसरा है नहीं। ये दोनों कानून में एडमिसिबल है। नेवेली बॉम्बे से प्रश्न करते हैं। हालांकि पिछले बार भी उनका कुछ प्रश्न आया था, और अगर आज वो सुन रहे होंगे या सुनेंगे, कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको याद पड़ेगा। उन्होंने व्हाट्सएप पर भी प्रश्न किया था, उसका भी मैंने शॉर्ट में उत्तर दिया था, और उन्होंने अपना पूरा परिचय भी दिया था। मैंने उनको समय भी दिया था और काफ़ी डिस्कशन भी उनके साथ किया था, और उनसे बात करके मुझे काफ़ी खुशी हुई। वो आईटी प्रोफेशनल है और उनको प्रोवेट से संबंधित प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉपर्टी है बंगला बॉम्बे में, उससे संबंधित कोई प्रोवेट के लिए केस पेंडिंग है, उसी लिए वो डिस्कशन करना चाहते थे। तो उनका प्रश्न है कि अगर विल प्रोवेटेड नहीं हुआ तब क्या होगा। विल अगर प्रोवेटेड नहीं हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले भी बता चुके हैं। और संजोग से आज मेरा एकेडमी में भी लेक्चर है, वो भी इस लेक्चर के पहले आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। बहुत शॉर्ट लेक्चर था और लिमिटेड टाइम था, बहुत कम समय मिला था, इसलिए कुछ इनिशियल एस्पेक्ट जो है प्रोवेट एंड लेटर एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें बताए हैं। तो उसमें भी मैंने कहा वो लेक्चर भी आप सुन सकते हैं। और अभी भी उसको हम रिपीट कर रहे हैं कि प्रोवेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना कोई जरूरी नहीं। टाइटिल जो पास करता है वो विल से पास करता है, और कब पास करता है, जब टेस्टेटर मर जाता है। तो लॉ में प्रावधान जो बना, passing of title is not dependent upon grant of probate or letter of administration. Rather, title passes on and from the date of the testator or the testatrix, as the case may be, by virtue of the will itself. यानी कि अगर एक कोई व्यक्ति है, उसने 1910 में मान लिया कि विल लिखा और 1912 में वो मर गया, तो जिस दिन 12 में मरा उसी दिन से टाइटल पास कर दिया, प्रोवेट लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, प्रोवेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का प्रमाण है कि विल जेन्युइन है, लीगल है और वैलिड है। तो अगर कोई क्वेश्चन एराइज करता है विल से, विल को कोई चैलेंज करता है, या विल के बारे में कहीं विवाद हो रहा है पहले से, या बाद में कहीं जरूरत पड़ गया, उसको ऐसा लगा कि कोई म्यूटेशन कराना है, या उसको ज़मीन को सेल करना है, या मॉर्गेज करना है, या किसी प्रकार से डील करना है, उसमें कोई बाधा है, तो कभी भी जब जरूरत पड़ेगा, जो लीगेटी अंडर द विल है या जो एक्सिक्यूटर अंडर द विल है, उसको जरूरत पड़ेगा तो वो प्रोवेट कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकता है। और प्रोवेट फाइल करने के लिए जो नेम्ड एक्सिक्यूटर है उसी को अधिकार है। अगर नेम्ड एक्सिक्यूटर नहीं है तो लीगेटी है, उसको एले का पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। इसलिए इनका भी, नेवेली जी का भी प्रश्न का उत्तर यही है कि टाइटल पासेस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवेट और एले, रादर ऑन द बेसिस ऑफ विल, बट on and from the date of death of the testator or the testatrix.
एक एडवोकेट हैं अश्विनी कुमार, कहाँ एडवोकेट है इन्होंने नहीं लिखा है। इनका प्रश्न है कि टाइटल एक्सक्यूशन के बाद क्या विकल्प है। तो प्रश्न अधूरा है और ये क्या पूछना चाहते हैं, इनका इंटेंशन क्या है, ये सही सही आकलन करना तो डिफिकल्ट है। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये समझता हूं कि शायद इनके दिमाग में ये प्रश्न इसलिए आया हो कि अगर कोई व्यक्ति टाइटल सूट में हार गया, यानी कि टाइटल इविक्शन लिखते हैं या टाइटल एक्सक्यूशन लिखते हैं, तो टाइटल एक्सक्यूशन अगर है तो उसका मतलब है कि पहले कोई टाइटल सूट था, उसमें डिक्री हुई और डिक्री के बाद एक्सक्यूशन हो रहा है। तो विकल्प क्या है, अगर आप टाइटल सूट में हार गए हैं तो आपका विकल्प है अपील, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील। सेकेंड अपील के बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, एसएलपी में भी जा सकते हैं। अगर सब जगह से हार गए हैं तो कोई विकल्प नहीं है, एक्सक्यूशन जिसके पक्ष में डिग्री हुई एक्सक्यूट करा करके वो जमीन उसको अगर कब्जा लेना है तो कब्जा ले लेगा। तो कोई, इसलिए इसमें अगर प्रश्न आप और डिटेल से लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, तो उसका हम विकल्प बता सकते हैं। और अगर आप एक्सक्यूशन में कंटेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सक्यूशन में कंटेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए प्रावधान है। एक्सक्यूशन में आपको नोटिस मिलेगा ऑर्डर 21 रूल 22 सीपीसी के अंतर्गत। तो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि डिग्री एक्सक्यूटेबल है कि नहीं है। और अगर आप ऑब्जेक्शन देते हैं तो ऑर्डर 21 रूल 23 में कोर्ट को डिसाइड करने का अधिकार है और एक्सक्यूशन डिसमिस भी कर सकता है। अगर यहाँ पर आप फेल कर जाते हैं तो सेक्शन 47 में भी अलग से मिसलेनियस केस होता है, आप वहाँ पिटिशन दे सकते हैं। उसके अलावे एक स्टेज और आता है जब आपका अटैचमेंट होता है, उसमें कोई गड़बड़ी होती है प्रॉपर्टी का, तो ऑर्डर 21 रूल 58 में भी अटैचमेंट को कैंसिल करने के लिए आप दरखास्त दे सकते हैं। अगर अटैचमेंट हो गया तो आप नीलाम, अगर आप हो गया तो नीलाम को सेटिसाइड करने के लिए ऑर्डर 21 रूल 90 सीपीसी में भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर वो भी हो गया और दखल देहानी जारी हो रहा है कब्जा दखल लेने के लिए, तो ऑर्डर 21 रूल 97, 21 रूल 98, 21 रूल 99 3 विकल्प है, उसमें अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं तो दे सकते हैं। तो आप चूंकि एडवोकेट हैं, आपका किस तरह का मैटर है आप इसको पूरा देखिए, पढ़िए, और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट हमसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। किसी दिन छुट्टी के दिन 9 बजे रात में आप बात कीजिएगा तो आपको जवाब दे देंगे। उसके बाद ऋषु कुमार ने अपना एक ओपिनियन दिया है, प्रश्न तो नहीं है। उनका कहना है कि लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो बीपीएससी में रखना चाहिए सब्जेक्ट में। मुझे ये पता नहीं है क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ किसी को। मैं तो प्योर एक्टिव प्रैक्टिशनर हूँ हाई कोर्ट में, और सिर्फ जुडिशियल एकेडमी में एज ए विजिटिंग फैकल्टी जजेस को पढ़ाने के लिए जाता हूँ, और वो भी रेगुलर नहीं, छुट्टी के दिन शनिवार या रविवार को। तो इसलिए कहाँ कौन सब्जेक्ट होता है कंपटीशन एग्जामिनेशन में, बीपीएससी में या जुडिशियल एग्ज़ाम में या एपीओ के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे बारे में हमको नहीं। ये सब जो कोचिंग वगैरह चलाते हैं, जो अधिवक्ता लोग कुछ लॉ का कोचिंग चलाते हैं, उनको मालूम होगा, उससे बोल सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं अगर ऐसा है तो ये आम पब्लिक को, एक स्टूडेंट को, एक परीक्षार्थी को या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हर व्यक्ति को अधिकार है। आप सरकार को लिख सकते हैं, संबंधित विभाग को लिख सकते हैं। अगर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात है तो सीधे लॉ डिपार्टमेंट को भी लिख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी लिख सकते हैं, गवर्नर को भी लिख सकते हैं, कमीशन के हेड को भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में जोड़ करके आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रखा जाए। तो इसका तो मेरा यही सजेशन है। प्रश्न तो कुछ है नहीं कि जो हम आपको उत्तर दें। अब एक है, नाम उन्होंने लिखा है पासवान टीवी। अब इससे हम क्या अंदाज लगाएंगे, हो सकता है कि अपना कोई लोकल चैनल चलाते हो पासवान टीवी के नाम से। लेकिन उनका प्रश्न है कि मेरा जमीन है और आसामी है, आसामी है और महुआ। अब महुआ क्या है, महुआ पेड़ भी होता है, तो यह महुआ के रहने वाले हैं, तब बटाईदार जमीन है। अब ये प्रश्न भी इनका अधूरा है, अभी खुद बटेदार हैं, ये जमीन में बटाईदारी लिखा हुआ है, ये प्रश्न समझ में आता है। और किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, अगर खतियान में बाएं तरफ जहाँ रैयत का नाम रहता है वहां पर अगर आपका नाम है
और दाएं तरफ कैफियत सेक्शन में जहां रिमार्क कॉलम होता है अगर बटेदार लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि आप जो है ये जमीन बटेदार के हैसियत से जोत रहे हैं। उसका दूसरा ऐसा अगर एंट्री है कि अगर आपका नाम दाहिने तरफ है और बाएं तरफ किसी दूसरे रैयत का नाम है तो आप उसके बटेदार हैं, ऐसा भी मिलेगा। या अगर आपका नाम बाएं तरफ है और दाएं तरफ दूसरे रैयत का नाम बटेदार के रूप में लिखा हुआ है तो इसका माना है कि आप रैयत है और वो आपका दर रैयत है, यानी वो आपका बटेदार है। तो किस कैटेगरी में आप हैं ये कहना मुश्किल है। अगर आप खतियान का फोटो, साफ फोटो पीडीएफ भेजिए व्हाट्सएप पर तो हम उसको देख के बता सकते हैं, और नहीं तो आप फिर से ही प्रश्न को रीफ्रेम करके हमको पूछ सकते हैं। तो आज मैंने सभी प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न का भी उत्तर दे दिया और बीटी एक्ट के एक चैप्टर को भी समाप्त कर दिया, और अगले लेक्चर में हम लोग सर्वे के ऊपर बीटी एक्ट के चैप्टर 10 पर बात करेंगे। तब तक के लिए फिर हम अगले लेक्चर में आप लोग से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अलविदा।